नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम आपसे मिल रहे हैं आपकी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, या हम कहें हमारे विषय का आरंभ भी यहीं से होता है। हमारा विषय कौन सा दोस्तों? जैसे कि आप कहोगे श्रीमान जी, हमारे विषय का नाम हिंदी है। तो पहला ही प्रश्न यहीं से आ जाता है, क्या हिंदी किस रूप में हम पढ़ते हैं दोस्तों? भाषा के रूप में पढ़ते हैं। किसके रूप में पढ़ते हैं? भाषा के रूप में पढ़ते हैं। बिंदु क्या है? हम उसी ओर बढ़ रहे हैं। तो ये जो हिंदी भाषा है, इसका विकास किस तरीके से हुआ? हिंदी भाषा का विकास जो है वो किस तरीके से हुआ? इसकी कौन कौन सी दोस्तों उपभाषाएं हैं? क्या हैं? उपभाषाएं। इसकी कौन कौन सी उपभाषाएं हैं और इसकी कौन कौन सी बोलियां हैं? बोलियां। आज हम इन सभी बातों से परिचित होने वाले हैं। तो हमारे प्रकरण का नाम हो जाएगा, आज के हमारे बिंदु का नाम हो जाएगा क्या? हिंदी भाषा विकास। हिंदी भाषा विकास और उसकी बोलियां। हिंदी भाषा का विकास, उसकी बोलियां तथा उपभाषाएं। बोलियां तथा उपभाषाएं। हिंदी भाषा का विकास, बोलियां तथा उपभाषाएं। तो मेरे दोस्तों, आप अपने अभ्यास पुस्तिका में, अपनी नोट्स बुक में, अपनी नोटबुक में एक हेडिंग डाल लीजिए। आज हमारा जो बिंदु है, जिस बिंदु पर हम चर्चा करने वाले हैं, वह है हमारा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास तथा इसकी भाषाएं, उपभाषाएं और बोलियां। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें हम किन चरणों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इसका क्या? विकास क्रम। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसका विकास क्रम, कि हिंदी भाषा का विकास किस तरीके से हुआ, किस क्रम में हुआ। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ, हिंदी जो है वह मूल भाषा से बनी है। किससे बनी है? मूल से बनी है। अब मूल भाषा का नाम आते ही आपके जहन में आता है, सर मूल भाषा क्या होगी? ये फैक्ट्स हैं, आप साथ के साथ में नोट करते चलेंगे। यह मूल से बनी है। मूल भाषा अर्थात, मूल भाषा किसे कहा जाता है दोस्तों? मूल भाषा कहा जाता है संस्कृत भाषा को। किसे कहा जाता है दोस्तों? संस्कृत भाषा को मूल भाषा कहा जाता है। मूल भाषा का दर्जा किसे दिया जाता है दोस्तों? संस्कृत भाषा को मूल भाषा का दर्जा दिया जाता है। तो अब आपसे मेरा प्रश्न यह है कि क्या सीधे ही संस्कृत से हिंदी बन गई? तो दोस्तों, इसके जवाब में आप कहेंगे नहीं, सीधे ही संस्कृत से हिंदी भाषा का विकास नहीं हुआ। इसके विकास को जानने से पहले हमारे जहन में दो तीन शब्द आ जाते हैं कि एक तो भाषा क्या होती है, एक उपभाषा क्या होती है और एक बोली क्या होती है दोस्तों। क्लियर? तो हम इन परिभाषात्मक शब्दों का भी परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात करें क्या? भाषा किसे कहा जाता है? दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें भाषा किसे कहा जाता है। तो भाषा जो शब्द है, यह शब्द ध्यान से लिखने की चीज है दोस्तों, यह शब्द भाष धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है दोस्तों? भाष धातु से बना है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? यह क्या है दोस्तों? भाष धातु से बना है। अर्थात भाष धातु से बनना क्या कहलाता है? इसकी व्युत्पत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? व्युत्पत्ति। अर्थात इसकी संरचना कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? संरचना कहलाती है। अर्थात भाषा शब्द है, कौन सी धातु से बना है? भाष धातु से बना है। क्लियर? फिर बात आती है कि यह जो भाष धातु है आपकी, भाषा शब्द की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, कि जो भाषा शब्द है भाष धातु से बना है। भाष धातु। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि ये भाष धातु कहाँ से आई? तो दोस्तों, मूल भाषा या संस्कृत में
मूल भाषा या संस्कृत, मूल भाषा का जहाँ भी नाम आए, मूल भाषा, मूल भाषा किसे कहा गया अभी अभी हमने जाना है। मूल भाषा कहा जाता है संस्कृत को। मूल भाषा किसे कहा जाता है? संस्कृत को। तो मूल भाषा या संस्कृत में कार्य का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं दोस्तों? ये कार्य का बोध कराने वाले शब्द। मूल भाषा या संस्कृत में कार्य का बोध कराने वाले जो शब्द हैं उन्हें क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। ठीक है, तो भाष धातु से बना है और इस भाष धातु का शाब्दिक अर्थ यदि आपसे पूछा जाए कि भाष धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो भाष धातु का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों क्या? विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी तक हमने यह जाना है कि हिंदी भाषा का विकास कौन सी भाषा से हुआ? मूल भाषा से हुआ। कौन सी भाषा से हुआ दोस्तों? मूल भाषा से हुआ। मूल भाषा के कौन से शब्द से ये भाषा शब्द बना है? तो हम भाषा शब्द के परिचय में हैं, भाषा शब्द परिचय कर रहे हैं। तो भाषा शब्द के परिचय में हमने जाना कि भाषा जो शब्द है वह मूल भाषा की भाष धातु से बना है। धातु क्या होती हैं? मूल भाषा में कार्य का बोध कराने वाले शब्द। कौन सी भाषा में दोस्तों? मूल भाषा। मूल भाषा का जहाँ भी नाम आएगा हमें अर्थ लेना है संस्कृत की बात की जा रही है। कौन सी भाषा की बात की जा रही है दोस्तों? संस्कृत भाषा की बात की जा रही है। तो हम हिंदी में अध्ययन की सरलता के लिए हम बार बार संस्कृत नहीं बोल करके हम बोलेंगे मूल भाषा। तो भाष धातु जो है वो मूल भाषा का शब्द है और धातु का मतलब होता है एक प्रकार से संस्कृत की क्रियाएं। ठीक है, संस्कृत की क्रियाओं को क्या कहा जाता है? धातु। अब भाष जो धातु है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना। इसका मतलब जाहिर सी बात है जो ये भाषा शब्द है, इस भाषा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वह आपके निकल के आता है विचार प्रकट करने का माध्यम। क्या होता है दोस्तों? विचार प्रकट करने का माध्यम। अर्थात मैं इस समय क्या सोच रहा हूँ, आप इस समय क्या सोच रहे हैं। विचार जो हैं वे होते हैं मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई। क्या होते हैं विचार दोस्तों? शब्दों के परिचय करा रहा हूँ। आज की कक्षा में हम यही जानेंगे हिंदी शब्द कैसे बना, कैसे इसने विकास पाया और आज तक की हिंदी है वो किस तरीके से किस रूप में डेवलप होकर के बनी है। तो दोस्तों विचार जो होते हैं वह होता है मन की अध्वन्यात्मक इकाई। विचार क्या होते हैं भाई? मन की अध्वन्यात्मक इकाई। मन की अध्वन्यात्मक इकाई जो होती है उसे क्या कहा जाता है? विचार कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? विचार कहा जाता है। तो शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? विचार प्रकट करने का माध्यम। माध्यम यानी तो साधन। अर्थात मैं इस समय क्या सोच रहा हूँ, आप इस समय क्या सोच रहे हैं। तो हमारा आपका एक दूसरे का जो सोचना हम सोच रहे हैं हमारे मन में आवाज़ नहीं आ रही, तो वो क्या है? विचार। अध्वन्यात्मक का मतलब जिसमें ध्वनि का आत्मक स्वरूप नहीं है, जिसमें आवाज़ नहीं है, वो विचार हैं। और यदि आपने किसी भी अपने विचार को आवाज़ का जामा पहना दिया तो वह बाहर उच्चारित होगा, बाहर उच्चारित होगा, बाहर अभिव्यक्त होगा। तो विचार जिस माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं उस माध्यम को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। क्लियर? फिर आता है क्या? उपभाषा। अगला हमारा जो पारिभाषिक शब्द आता है वह क्या होता है? उपभाषा। क्या होता है? उपभाषा। अर्थात उसी भाषा का है, उसी भाषा का, यहाँ पर ये शब्दों की परिभाषा दे रहा हूँ, उसी भाषा का या किसी भाषा का समझ लीजिए है, किसी भाषा का वह स्वरूप जिसके मूल में मुख्य भाषा होती है,
किसी भाषा का वह स्वरूप जिसके मूल में क्या होती है दोस्तों, मुख्य भाषा होती है। जिसके मूल में क्या होती है, मुख्य भाषा होती है। इसी में हम एक लाइन और जोड़ लेंगे, क्या, एक भाषा में अनेक उपभाषाएं हो सकती हैं। एक भाषा में अनेक उपभाषाएं हो सकती हैं। जैसे हम हिंदी में बात करें तो मोटी मोटी मुख्य रूप से हिंदी में 5 प्रकार की उपभाषाएं मानी जा रही हैं, जिन्हें हम इनके रूप भी कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी के विकसित रूप कह सकते हैं, कि कौन कौन सी जगह से हिंदी ने अपना विकास प्राप्त किया। दोस्तों आपने नाम भी सुने होंगे, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी, बिल्कुल पहाड़ी हिंदी, मैथिली हिंदी, मगही हिंदी, ब्राचड़ है, महाराष्ट्री हिंदी। तो ये जो रूप हम पढ़ेंगे, ये जो हिंदी के विकसित रूप आ रहे हैं, जिन्हें हम उपभाषाएं और बोलियों के नाम से संबोधित करेंगे दोस्तों, तो एक भाषा में अनेक उपभाषाएं होती हैं। क्लियर, अर्थात ऐसे समझ लीजिए कि भाषा एक बहुत बड़ा संसार है, और उस संसार में रहने वाले या उस संसार में स्थापित देश जो हैं वो उपभाषाएं कहलाते हैं, और उन देशों में रहने वाले या उन देशों में स्थित राज्य जो हैं वो आपकी बोलियां होती हैं। वो क्या होती हैं आपकी दोस्तों, बोलियां होती हैं। तो अगला हमारा जो शब्द है वह क्या आएगा, बोलियां। क्या, बोलियां क्या होती हैं, बोलियां होती हैं किसी सीमित भूभाग में बोले जाने वाली भाषा। किसी निश्चित व छोटे भाग में बोले जाने वाली या विचार आदान प्रदान की इकाई क्या होती है दोस्तों, बोली होती है। क्या होती है, बोली होती है। ठीक है, एक जहन में और आता है मेरे दोस्तों शब्द, क्या सर, राजभाषा क्या होती है, हैं, राजभाषा क्या होती है। ये पारिभाषिक शब्दों का परिचय है। राजभाषा किसी भी राज्य, राज का मतलब क्या होता है दोस्तों, शासन। राज का मतलब क्या होता है, शासन, अर्थात शासन की भाषा है, शासन की भाषा। अर्थात किसी भी राज्य क्षेत्र में हम देखते हैं, किसी भी शासक क्षेत्र में हम देख सकते हैं, या किसी भी शासित राज्य में हम देख सकते हैं, प्रशासनिक कार्यों के लिए, प्रशासनिक यानी कि ऑफिशियल वर्क के लिए, शासन संचालन के लिए या शासन संबंधी समस्त कार्यवाहियाँ या कार्यालयों के सभी काम अधिकतर जिस भाषा में होते हैं वह उस जगह की, उस राज्य की क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। तो राजभाषा की परिभाषा क्या हो जाएगी, वह मानक भाषा जिसे राज्य के शासन व प्रशासन संबंधी कार्यों में उपयोग में लाया जाता है। शासन प्रशासन संबंधी कार्यों में उपयोग में लाया जाता है, वह क्या कहलाता है दोस्तों, आपका राजभाषा कहलाती है। और हमारी हिंदी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य लिख रहा हूँ दोस्तों। हिंदी के लिए क्या है, जैसे किसी भी राष्ट्र के अपने अपने प्रतीक होते हैं। भारत देश की भी हम बात करें तो भारत का जैसे राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्र गीत है, राष्ट्रगान है, राष्ट्र पशु है, राष्ट्र पक्षी है, राष्ट्र पक्षी है। लेकिन भारत में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो समग्र विश्व से, संपूर्ण विश्व से अलग करती हैं, भारत को विश्व गुरु स्थापित करती हैं। और उनमें सबसे पहली बात जो आती है, क्या, भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं। बहुत अच्छे से समझ लेना, यह भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में दोस्तों
कोई राष्ट्रभाषा नहीं। अब मेरे दोस्त कहेंगे कि सर हिंदी होती है ना राष्ट्रभाषा। नहीं दोस्तों, भारतीय संविधान की हम बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जिसमें राजभाषा संबंधी प्रावधान हैं। तो भारतीय संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत अर्थात इस संघ राज्य की जो राजभाषा है वह राजभाषा क्या होगी, राजभाषा अर्थात इस राजभाषा का मतलब क्या होता है, वह मानक भाषा जिसे राज्य के शासन और प्रशासन संबंधी कार्यों में उपयोग में लाया जाता है, वह क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी। राजभाषा क्या होगी दोस्तों, हिंदी होगी। और हिंदी के अच्छे से सही तरीके से व्यवहार में आने तक अगले 15 वर्ष तक हैं दोस्तों, अर्थात आज संविधान लागू होने के अगले 15 वर्ष तक सहायक राजभाषा के रूप में है, सहायक राजभाषा के रूप में अंग्रेजी माना जाएगा। किसको माना जाएगा, अंग्रेजी को माना जाएगा। फिर यह अवधि 5 साल के लिए बढ़ा दी गई। और आज के समय की हम बात करें, आज जैसा कि हम देख रहे हैं आधुनिक भारत में राजभाषा हिंदी और सहायक राजभाषा अंग्रेजी की वैधता है वो असीमित काल तक कर दी गई है। कहने का मतलब जो संपूर्ण या पूरे संसार की जो कम्युनिकेशन की भाषा है, संप्रेषण की भाषा है, विचार आदान प्रदान की भाषा है, अंग्रेजी होने के कारण इस अंग्रेजी को हमारे भारतीय संविधान में सहायक राजभाषा का दर्जा दिया गया है दोस्तों। लेकिन हिंदी को क्या कहा गया है, राजभाषा कहा गया है। राजभाषा कहा गया है, राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया। राष्ट्रभाषा वैसे होती क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों आपको भ्रमित या चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रभाषा क्या होती है, वह भाषा जो संपूर्ण राष्ट्र द्वारा बोली वह समझी जाती है, बोली वह समझी जाती है तथा जिसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो। अब दोस्तों संवैधानिक मान्यता की बात आती है तो आप कहोगे सर हिंदी को भी तो संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल मेरे दोस्तों, हिंदी को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, लेकिन हमें पता है हिंदी में भारतीय संविधान के हम अनुसूचियों में पढ़ते हैं। तो जब आप अनुसूची 8 पढ़ते हो तो अनुसूची 8 में हम देखते हैं क्या 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के एकीकरण में लौह पुरुष या हम जिनके नाम से एकता दिवस मनाते हैं, तो उनके नाम से हम जब एकता दिवस मना रहे हैं, जिन्होंने समग्र भारत को एकता के एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया दोस्तों, उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता रही, उन्होंने एक बहुत अच्छा दिमाग लगाया। नेहरू जी ने एक बहुत अच्छा दिमाग लगाया, क्या कि ना तो हम किसी पंथ का समर्थक करेंगे, इसीलिए भारत को कहा जाता है क्या, पंथ निरपेक्ष राज्य। क्या कहा जाता है, पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाता है। यह बात और है कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद हम बात करें मूल अधिकारों में तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, उसको ग्रहण करने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन संविधान की बात करें तो संविधान की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं, अर्थात सर्वधर्म समभाव की भावना भारतीय संविधान में है। तो न तो राष्ट्र का कोई स्पेशल धर्म है और न राष्ट्र की कोई स्पेशल भाषा है। यहाँ 22 भाषाएं बराबर हैं, 22 भाषाओं को बराबर का दर्जा दिया गया है। हिंदी को एक विशेषता प्रदान है,
विशेषता यह है कि समग्र भारत की बात करें तो समग्र भारतीय संविधान अर्थात भारत एक राज्य के क्षेत्र में अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है, भारत जो है वह राज्यों का एक संघ होगा। तो इस संघ की बात करें, संपूर्ण भारत देश के संविधान की बात करें तो यहाँ की कार्य या शासन की भाषा कौन सी है दोस्तों, हिंदी है। लेकिन हम बात करें राज्यों के विशेष की बात, तो दोस्तों राज्यों में संवैधानिक भाषा या हम कहें उनकी राजभाषा अलग अलग होती है। हमारे राजस्थान के बात करें, समझो इसकी बात अलग तरीके से समझते हैं इसको, क्या भारत के कौन कौन से राज्य में हिंदी है, भारत के कौन कौन से राज्य में हिंदी है। तो हिंदी राजभाषा के रूप में, हिंदी राजभाषा के रूप में, हिंदी राजभाषा के रूप में दोस्तों कहाँ कहाँ है, संपूर्ण भारतीय संविधान की है, संपूर्ण भारत के संविधान की भाषा, संपूर्ण भारत के संविधान की राजभाषा, संविधान की राजभाषा कौन सी है, हिंदी। अनुच्छेद 343 अनुच्छेद 343 है। लेकिन यदि हम बात करें राज्यों में तो ध्यान रखना राज्यों के अनुसार, दोस्तों ध्यान रखना राज्यों में लगभग हैं, राज्यों में लगभग हम यह कह सकते हैं कि 33% भाग ही हिंदी भाषी है। 33% भाग ही हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करता है। राजभाषा के रूप में लगभग 30% के आसपास ही है, राजभाषा के रूप में स्वीकार करता है, राजभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। और राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वालों में कौन कौन से नाम आते हैं, देखो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कुछ नाम। राजस्थान, झारखंड, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात नहीं दोस्तों, आपके हिमाचल प्रदेश, आपका उत्तरांचल जिसको हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर अर्थात JNK या जम्मू कश्मीर। इसके अलावा और आपके आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। लगभग मैंने आपके समक्ष उन राज्यों के नाम, उन केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आपके समक्ष उल्लेखित कर दिए हैं दोस्तों, जहां हिंदी भाषी हैं, जहां हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अब आती है बात, बोली भाषा कब बनेगी। यदि किसी बोली का है दोस्तों, ये फैक्ट हैं, समझने हैं आपको, यदि किसी बोली का, क्योंकि बोली हमें पता है एक सीमित भूभाग में बोली जाती है, यदि किसी बोली का क्षेत्र व्यापक हो जाता है, यदि किसी बोली का क्षेत्र व्यापक हो जाता है, यदि किसी बोली का क्षेत्र व्यापक हो जाता है तो वह भाषा का रूप धारण कर लेती है। क्योंकि हमें पता है बोली जाती है दोस्तों, इस तरीके से आप समझ सकते हो, बोली जाती है कैसे, एक छोटे भूभाग में, एक छोटे भूभाग में। तो ये तो है बोलियाँ, ये क्या है दोस्तों, ये बोलियाँ हैं, बोलियाँ, ये क्या है दोस्तों, ये बोलियाँ हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी अनेक बोलियां हैं, और यदि इनमें से किसी एक बोली का क्षेत्र जो है वो व्यापक हो जाता, क्या हो जाता दोस्तों, व्यापक हो जाता, यदि किसी बोली का क्षेत्र व्यापक हो जाता है तो वह भाषा बन जाती है,
क्या बन जाती है दोस्तों? भाषा बन जाती है। क्या बन जाती है दोस्तों? भाषा बन जाती है कि यदि किसी बोली का क्षेत्र व्यापक हो जाता है तो वह क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। अभी तक हमने केवल और केवल जाना है शब्दों का परिचयात्मक विवरण। भाषा शब्द का परिचय कैसे, कि भाषा क्या होती है। फिर हमने जाना उपभाषा क्या होती है, बोलियां किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं दोस्तों, और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण भाषा और रह जाती है जिसके लिए मेरे दोस्त कहेंगे कि सर आपने उसका परिचय तो दिया ही नहीं, वे है मातृभाषा। कौन सी है? मातृभाषा। ध्यान रखना, वह भाषा, मातृ से याद आ रहा है आपके जहन में क्या? मातृ यानी माता, मातृ यानी माता। वह भाषा जो हम माता के मुख से सीखते हैं, वह भाषा जो हम माता के मुख से सीखते हैं, मुख से बिल्कुल सीखा, माता के मुख से सीखते हैं, अर्थात ऐसी भाषा जो माता हमें सिखा रही है, तथा जो समाज और परिवार हैं, तथा जो परिवार व समाज में विकास प्राप्त करती है, समाज में विकास या विस्तार प्राप्त करती है दोस्तों, विकास व विस्तार प्राप्त करती है, विकास व विस्तार प्राप्त करती है, उसे मातृभाषा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मातृभाषा कहा जाता है। अर्थात ऐसी भाषा जो हम माता पिता के मुख से सीख रहे हैं, दादी के मुख से सीख रहे हैं, परिवार के सदस्यों से सीखते हैं, और जो समाज में विकास प्राप्त करती है, अर्थात जिस माहौल में पले बड़े हुए हैं उस माहौल में हम जो भाषा सीख कर आ रहे हैं वह होती है आपकी मातृभाषा। अब याद आता है यहाँ पर एक भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन, क्या? निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। जब हम बात करते हैं आधुनिक गद्य की, जब हम बात करते हैं गद्य काल की, जब हम बात करेंगे आधुनिक काल की, सन 1857 की क्रांति से लेकर के लगभग 1900 के आसपास का जो समय है, जो ये बीच का समय है, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय माना जाता है। तो इस भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में उनको हिंदी खड़ी बोली गद्य का जनक भी कहा जाता है, उनको खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है, उनको हिंदी गद्य का प्रवर्तक भी कहा जाता है। उन्होंने ही मातृभाषा के लिए कहा था क्या? निज भाषा उन्नति अहे, अर्थात स्वयं की भाषा से ही उन्नति हो सकती है। यह सब उन्नति को मूल, सभी उन्नतियों के मूल में निज भाषा ही है। ठीक है, बिन निज भाषा ज्ञान के, बिना अपने मन की भाषा के, बिना अपनी मातृभाषा के ज्ञान के मिटत नहीं है को शूल, हमारे हृदय की पीड़ा समाप्त नहीं हो पाती है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों क्या कि मातृभाषा विचार अभिव्यक्ति की सबसे सशक्त भाषा होती है। ये प्रश्न है दोस्तों। अब आप समझोगे सर इनमें प्रश्न कैसे बनते हैं? प्रश्न ऐसे बनते हैं, प्रश्न बन गया विचार अभिव्यक्ति की सबसे सशक्त भाषा कौन सी है? मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा या भाषा? विचार अभिव्यक्ति की सबसे सशक्त भाषा, विचार अभिव्यक्ति की, मातृभाषा विचार अभिव्यक्ति की, विचार अभिव्यक्ति की बिल्कुल है सशक्त भाषा होती है, सशक्त माध्यम भाषा है। कैसे है इसको भी आप जान लीजिए। विचार अभिव्यक्ति की सबसे सशक्त माध्यम भाषा कौन सी होती है दोस्तों? मातृभाषा होती है। कैसे होती है? मान लीजिए आपको किसी प्रकार की कोई व्याधि है, कोई पेट में परेशानी है, इसके लिए हमको कह रहे हैं कि कुछ कुछ हो रहा है, ठीक है, कुछ कुछ हो रहा है। अब आप इस बात को चिकित्सक महोदय को जाकर के कैसे समझा पाएंगे? अपनी ही भाषा में समझा पाएंगे। मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है, अब गड़बड़ का क्या अनुमान लगाएं? वो क्या अनुमान लगाएं? दर्द हो रहा है, भूख ज़्यादा लग रही है, भूख कम लग रही है, क्या अनुमान लगाएं? हैं, एक देश शब्द आता है, ऐसे ही हो रहा है, इया ही होता है, इया ही, सुना हुआ है आपने, इया ही। ये इया ही क्या है? यह क्षेत्रीय शब्द हो गया दोस्तों, एक आंचलिक शब्द हो गया, बोली का शब्द हो गया, मातृभाषा का शब्द हो गया।
तो कोई भी व्यक्ति अपनी हर बात को सामने वाले को, हम ये कहें कि आपके पेट में जो प्रॉब्लम है पूरा उसको अंग्रेजी में बताओ, तो आप अंग्रेजी में आप उसकी एक लाइन पढ़कर चले जाओगे, अंग्रेजी में आप उसकी एक लाइन पढ़कर चले जाओगे कि स्टोमक प्रॉब्लम। अब क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? स्टोमक प्रॉब्लम। उसको डॉक्टर महोदय कह रहे हैं, चिकित्सक महोदय ये कह रहे हैं कि सारी की सारी बात हमें अंग्रेजी में बताओ, है सब, सारी की सारी बात हमें क्या बताएं? अंग्रेजी में बताओ। अब अंग्रेजी में तो हम उनको बता नहीं सकते, अंग्रेजी में हम उनको बता नहीं सकते, क्योंकि अब यही शब्द वो कहाँ से अंग्रेजी उठाएं? अवे अवे, क्या है अवे अवे? इसका मतलब यह हुआ कि जब कभी व्यक्ति अपनी बात को सामने वाले को सही तरीके से स्पष्ट करके समझाना चाहता है, तो उसका सबसे मजबूत माध्यम कौन सा होता है दोस्तों? मातृभाषा होती है। विचार अभिव्यक्ति की सबसे सशक्त माध्यम भाषा कौन सी होती है? मातृभाषा होती है। और इसीलिए अधिगम में कहा जाता है दोस्तों, इसीलिए अधिगम में कहा जाता है क्या? कि अधिगम आरंभ जो होता है, अधिगम का आरंभ अधिगमकर्ता मातृभाषा में ही करता है। अधिगम का आरंभ अर्थात सीखना जो है वह सीखने वाला मातृभाषा में ही करता है आरंभ। अधिगम का आरंभ अधिगमकर्ता मातृभाषा में ही करता है। सबसे पहले कोई व्यक्ति यदि सीखना आरंभ करेगा तो वह मातृभाषा में ही सीखना आरंभ करेगा। आप उसे सीधे ही मराठी में नहीं सिखा सकते यदि वह हिंदी भाषी है। यदि वह हिंदी भाषी है तो उसको सीधे हिंदी नहीं सिखा सकते। क्षेत्रीय बोलियों का अगर उस पर प्रभाव है तो आप पहले उसके लिए क्षेत्रीय ही होंगे, समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, मातृभाषा हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है दोस्तों। कैसे होती है? जैसे हम बात करते हैं, जब प्राचीन समय में भारत में या हम कहें किसी प्रदेश विशेष में शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं था, दादाजी और दादी जी कभी विद्यालय के दर्शन किए ही नहीं। वह जैसे कि ढूंढाड़ी भाषा बोल रहे हैं, ढूंढाड़ी जो क्षेत्रीय बोली बोल रहे हैं, क्षेत्रीय भाषा मारवाड़ी बोल रहे हैं, ठीक है। फिर माता पिता कुछ पढ़े लिखे आए तो माता पिता हिंदी बोलने लग गए, तो दादाजी दादी जी की मातृभाषा ढूंढाड़ी है और माता पिता की कौन सी हो गई? हिंदी हो गई। फिर पता चला कि जो बेटा पैदा हुआ उसको अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में डाल दिया और उसने शुरू से ही अंग्रेजी ही सीखी है। वह अपने विचार अभिव्यक्ति में कौन सी भाषा ले रहा है? अंग्रेजी ले रहा है, वो तो अंग्रेजी ही बन गया पूरा का पूरा। तो हम यहाँ पर यह नहीं कह सकते कि इस बच्चे की जो नया बेटा पैदा हुआ और विद्यालय में जाकर जो अंग्रेजी सीख रहा है इसकी मातृभाषा ढूंढाड़ी या मारवाड़ी होगी। नहीं दोस्तों, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा क्या होती है? परिवर्तनशील है। अर्थात भाषा में समय समय पर क्या होते रहे हैं? बदलाव होते रहे हैं। देशकाल परिस्थितियां और वातावरण के अनुसार क्या है? भाषा बदलती रही है। इसीलिए तो संस्कृत का धीरे धीरे बदलता स्वरूप कहाँ आ गया? हिंदी में आ गया, जिसकी हम अब चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो अब हमारी हेडिंग होगी क्या? हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास क्रम। हमें इसमें तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं अब जो हम पढ़ने वाले हैं। एक तो हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या क्या है, दूसरा हिंदी भाषा के विकास में कौन कौन सी अपभ्रंश का योगदान है, और चौथा हम पढ़ेंगे इसकी उपभाषाएं व बोलियां कौन कौन सी हैं। ये चीज़ें हमें अब जाननी हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास क्रम हम बात करें तो वैदिक काल में, वेदों के काल में सबसे पहले कौन सी संस्कृत हो गई दोस्तों? वैदिक संस्कृत। हिंदी भाषा का विकास कौन सी संस्कृत से हो रहा है? देखो, वैदिक संस्कृति। तो या हम कहें कि आरंभ में संस्कृत के दो रूप लिखेंगे। आरंभ में क्या लिखेंगे दोस्तों? संस्कृत के दो रूप। संस्कृत के दो रूप कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? एक हो जाएगा आपका वैदिक संस्कृत, एक तो कौन सा हो जाएगा भाई? वैदिक संस्कृत, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों आपका लौकिक संस्कृत। दूसरा कौन सा हो जाएगा? लौकिक संस्कृत। पहला तो कौन सा है? वैदिक संस्कृत, और दूसरा कौन सा है? लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो समय होता है माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। 1000 ईस्वी पूर्व तक,
ठीक है। वैदिक संस्कृत में जो ग्रंथ लिखे गए उसमें हम कह सकते हैं वेद, उपनिषद और हम कहें तो आप कह सकते हैं पुराण। वेद, उपनिषद और पुराणों की भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत है दोस्तों। कौन सी है? वैदिक संस्कृत है। और दूसरा प्रकार जो संस्कृत का है वह कौन सा है? लौकिक संस्कृत, अर्थात लोक जन, लोक या जन की संस्कृत। और लोक या जन की संस्कृत जो भाषा है इसमें आपके जो ग्रंथ लिखे गए, जैसे कि हम बात करते हैं रामायण लिखी गई वाल्मीकि महोदय के द्वारा है, महाभारत लिखा गया, रामायण और महाभारत लिखे गए, वो कौन सी भाषा में लिखे गए दोस्तों? आपके लौकिक संस्कृत भाषा में लिखे गए। इनका समय जो होता है दोस्तों वह होता है आपका 1000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व से आपका हम कहें 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी पूर्व तक, 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक क्या लिखे गए दोस्तों? आपके रामायण, महाभारत या लौकिक ग्रंथ लिखे गए। क्या लिखे गए? लौकिक ग्रंथ लिखे गए। अब इनमें ध्यान दीजिए, हुआ क्या? संस्कृत के आरंभ में दो रूप आ गए। एक रूप वह आया जिसमें जनता ने बहुत ज़्यादा विकास कर लिया, एक रूप वह आया जिसको जनता ने वहीं छोड़ दिया। दोस्तों दो चीज़ें चलती हैं, एक सरल एक कठिन। जो चीज़ सरल होती है वह आसानी से ग्रहण की जाती है, आसानी से सीखी जाती है और आगे उसका विकास भी हो जाता है। जो चीज़ कठिन होती है व्यक्ति के लिए वह उसे छोड़ देता है, एक निश्चित समय के बाद छोड़ देता है। बहुत अच्छा सा सरल सा उदाहरण लीजिए, जैसे कि हम बात करते हैं कि हम इंटर या 10वीं तक या 12वीं तक क्या पढ़ रहे हैं, सभी विषयों का समग्र अध्ययन करते हैं। फिर बाद में पता चला कि मोहन की गणित विषय में रुचि नहीं थी, 10वीं तक या 12वीं तक उसने अनिवार्य विषय के रूप में, निश्चित विषय के रूप में एक गणित विषय का अध्ययन किया। फिर उसके बाद आ गया वैकल्पिक विषय, और वैकल्पिक विषय अर्थात विषय चुनने का उसको विकल्प दे दिया गया, और जैसे उसे विषय चुनने का विकल्प मिला मोहन ने गणित को छोड़ दिया। वही वाली बात, वैदिक संस्कृत जो है वह पढ़ने लिखने सुनने में क्या है? कठिन भाषा होती है। पढ़ने लिखने सुनने में क्या थी? कठिन है। ज्ञान नॉलेज की बात करें तो इन्हीं में सबसे ज़्यादा है, लेकिन पढ़ने सुनने में क्या है? कठिन है। इसलिए यह सभी के लिए ग्राह्य नहीं हो पाई, आगे विकास नहीं कर पाई दोस्तों। तो जो सरल थी इन दोनों में, वह सरल भाषा कौन सी थी? लौकिक संस्कृत। फिर लौकिक संस्कृत का दोस्तों आगे जाकर के विकास हुआ और एक नई भाषा बनती है जिसका नाम है दोस्तों कौन सा? पाली भाषा। क्या बनी दोस्तों? पाली भाषा बनी। पाली भाषा कौन सी भाषा बन गई? पाली भाषा। दोस्तों कौन सी भाषा बन गई? पाली भाषा। पाली के बाद हम बात करते हैं एक नई भाषा बनती है, क्या? प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा है दोस्तों? प्राकृत भाषा। बहुत अच्छे से समझना इसका। सबसे पहले कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत का रूप कौन सा? लौकिक। लौकिक के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद में दोस्तों जो भाषा बनी वह कौन सी थी? आपके अपभ्रंश भाषा। कौन सी थी? अपभ्रंश भाषा थी। कौन सी भाषा थी दोस्तों? अपभ्रंश भाषा थी। पाली, प्राकृत ये जैन और बौद्ध धर्म की भाषाएं हैं। ये जैन और बौद्ध धर्म की भाषाएं हैं। बिल्कुल बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक ग्रंथ है, सत्य पिटक, विनय पिटक और हम कह सकते हैं अभिधम्म पिटक, ये आपके आरंभिक, इनको कहा जाता है, इन दोनों भाषाओं को कहा जाता है क्या? प्राकृत के पूर्व रूप या पूर्व प्राकृत रूप कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? पूर्व प्राकृत रूप। पाली, प्राकृत, या हम कहें ये मूल प्राकृत हैं, या हम कहें पूर्व अपभ्रंश की भाषाएं, पूर्व अपभ्रंश भाषाएं अर्थात अपभ्रंश से पूर्व की भाषा। अब अपभ्रंश भाषा क्या होती है? किसी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, किसी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। कि पाली भाषा आई, पाली के बाद में प्राकृत आई, प्राकृत भाषा के शब्दों में धीरे धीरे क्या होता गया? उनका स्वरूप बिगड़ता गया। प्राकृत भाषा में क्या हुआ? स्वरूप बिगड़ना आरंभ हुआ, और जैसे ही इनका स्वरूप बिगड़ना आरंभ हुआ दोस्तों तो एक नई भाषा बनकर आई, उसका नाम कौन सा था? अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश भाषा तक आते आते समय आ गया था आपका 1000 ईस्वी लगभग, 1000 ईस्वी लगभग, 1000 ईस्वी कौन सा बन गया था दोस्तों? 1000 ईस्वी लगभग। प्राकृत भाषा का समय माना जाता है वह है आपका कौन सा? 500 से 1000 ईस्वी।
500 से 1000 ईस्वी का समय, वह कौन से में आ गया दोस्तों, आपके प्राकृत में। और 0 से लेकर के 500 या हम कहें 500 ईस्वी पूर्व से, 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी तक कौन सी भाषा है आपके दोस्तों, पाली भाषा है। तो इस प्रकार से एक ये विकास क्रम रहा है। मोरल रूप में कहें, सार रूप में कहें तो लौकिक से अपभ्रंश की जो यह कहानी है वह 500 ईस्वी पूर्व से आरंभ होकर के, 500 ईस्वी पूर्व से आरंभ होकर के दोस्तों, निश्चित समय सीमा नहीं है, इनमें आपको 10, 20, 50, 100, 200 वर्षों तक का अंतर भी मिल सकता है, उस चीज़ से हमें नहीं लेना। मोरल स्टोरी जो है वह समय की मैं यहाँ लिख रहा हूँ 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक, ईसा के 500 वर्ष पूर्व से लेकर के ईसा के 1000 वर्ष बाद तक आते आते हमारे पास कौन सी भाषा प्राप्त हो गई थी दोस्तों, अपभ्रंश भाषा प्राप्त हो गई थी। यहाँ तक का क्लियर हुआ दोस्तों। इसको एक बार आप लिख भी सकते हैं कि यह भाषाओं का क्या रहा, काल कर्मानुसार, काल कर्मानुसार क्या रहा, एक विकास क्रम इनका रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। अपभ्रंश के बाद में क्या हुआ, अपभ्रंश के बाद में क्या हुआ, तो हमारे पास कौन सी प्राप्त हो गई दोस्तों, अपभ्रंश प्राप्त हो गई। कौन सी भाषा प्राप्त हो गई, अपभ्रंश भाषा। फिर अपभ्रंश भाषा में क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसमें रूप बने, इसके क्या बने भाई, रूप बने। और इसके रूप जो बने हैं उनके मैं नाम बता देता हूँ। सबसे पहला जो अपभ्रंश बना, सबसे पहला जो अपभ्रंश बना है वह है आपका कौन सा, शौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा है दोस्तों, शौरसेनी अपभ्रंश। हिंदी का विकास अपभ्रंश से ही हुआ है। कहने का मतलब क्या हुआ, संस्कृत, फिर यहां लिख रहा हूं सीक्वेंस समझना। अभी अभी हमने क्या लिखा, सबसे पहले कौन सी आई, संस्कृत। संस्कृत का कौन सा रूप, वैदिक। वैदिक के बाद कौन सा आया दोस्तों, लौकिक। वैदिक के बाद में कौन सा आया, लौकिक। लौकिक के बाद में दोस्तों कौन सी आ रही है, लौकिक के बाद में कौन सी आ गई दोस्तों, पाली। लौकिक के बाद कौन सी आ गई, पाली। पाली के बाद में कौन सी आ गई दोस्तों, प्राकृत। पाली के बाद कौन सी आ गई, प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के बाद में क्या आ गई दोस्तों, अपभ्रंश। कौन सी आ गई, अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद में ही कौन सी भाषा आती है, हिंदी आती है। कौन सी आती है दोस्तों, हिंदी भाषा आती है। और हिंदी का विकास मोस्टली माना जाता है वह कौन सी अपभ्रंश से होता है दोस्तों, हिंदी का विकास। हम लिख सकते हैं इसका विकास, इसका विकास शौरसेनी, शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह हिंदी भाषा का आपका विकास का एक क्रम है। यह पूरा का पूरा एक जो सूचीबद्ध मैंने आपके समक्ष कर दिया, इसका आपको बहुत अच्छे से विशेषतः ध्यान रखना है कि हिंदी का विकास कौन सी भाषा से किस तरीके से हुआ। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपभ्रंश भाषा के रूपों की, जहाँ से हमें क्या निकालनी है, इनकी अपभ्रंश और इनके उपभाषाएं। इनकी क्या निकालनी है दोस्तों, उपभाषाएं। तो एक तरफ तो है अपभ्रंश के रूप और एक तरफ लिख लेते हैं हम दोस्तों क्या, उपभाषाएं। कि हिंदी के लिए कौन कौन सी अपभ्रंश बनी और कौन कौन सी अपभ्रंश से कौन कौन सी उपभाषा का विकास हुआ। तो दोस्तों सबसे पहली कौन सी आती है, शौरसेनी अपभ्रंश। और शौरसेनी अपभ्रंश से भाषा जो बनती है वह बनती है आपके पश्चिमी हिंदी। कौन सी बनी दोस्तों, पश्चिमी हिंदी बनी। इससे कौन सी बनी दोस्तों, गुजराती बनी। कौन सी बनी दोस्तों, गुजराती भाषा बनी। इससे कौन सी भाषा बनी दोस्तों, राजस्थानी बनी। कौन सी बनी, राजस्थानी बनी। शौरसेनी अपभ्रंश पहली भाषा, अपभ्रंश का पहला रूप। अपभ्रंश के निम्न रूप बने अपभ्रंश भाषा के, तो सबसे पहला कौन सा अपभ्रंश आता है, शौरसेनी अपभ्रंश। और शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की कौन सी उपभाषा का विकास हुआ, पश्चिमी हिंदी का हुआ, गुजराती भाषा का हुआ और राजस्थानी का हुआ। प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न बन जाता है निम्नलिखित में शौरसेनी अपभ्रंश का। प्रश्न की भाषा समझो, साथ के साथ इसकी प्रश्नोत्तरी भी करवा लेते हैं दोस्तों। हैं प्रश्न क्या है, सुनना। निम्न में से कौन सी भाषा का विकास
निम्न में से कौन, हूबहू प्रश्न आ जाते हैं दोस्तों एज इट इज, बहुत अच्छे से साथ में इनको नोट्स में लिखते चलना है। निम्न में से कौन सी भाषा का विकास शोर सेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ? निम्न में से कौन सी भाषा का विकास शोर सेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ? विकल्प हैं आपके समक्ष दोस्तों। ए में विकल्प लिख दिया पश्चिमी हिंदी है। बे में आपको लिख दिया पूर्वी हिंदी, क्या लिख दिया? पूर्वी हिंदी। से में आपको लिख दिया राजस्थानी, से में क्या लिख दिया दोस्तों? राजस्थानी। और दे में क्या लिख दिया? गुजराती। दे में क्या लिख दिया दोस्तों? गुजराती अपभ्रंश। क्या लिख दिया? गुजराती उपभाषा। अब प्रश्न पर आप गौर करो, हम क्या सोचते हैं शोर सेनी अपभ्रंश से हिंदी बनी है। शोर सेनी अपभ्रंश से विद्यार्थी के दिमाग में क्या रहता है? हिंदी बनी है। शोर सेनी अपभ्रंश से क्या बनी है? हिंदी। तो हिंदी तो शोर सेनी से आएगी, तो पश्चिमी हिंदी हो चाहे पूर्वी हिंदी हो, ये तो रहेंगी। तो इन दो विकल्पों को तो देखते ही पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को तो वह चुनता ही नहीं। प्रश्न क्या पूछ रहा है? शोर सेनी से नहीं हुआ। इनमें से कौन सी भाषा ऐसी है जिसका विकास शोर सेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ? अब मैंने अभी कहा कि जो है हिंदी का विकास है वह शोर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। लेकिन दोस्तों जब उपभाषाओं की बात आ जाए तो उपभाषा कौन सी अपभ्रंश से बनी है? तो ध्यान रखना, उपभाषा की बात की मैंने तो शोर सेनी अपभ्रंश से केवल 3 उपभाषाएं बनती हैं आपके, पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। अगर बात करें पूर्वी हिंदी की, अगर बात करें दोस्तों पूर्वी हिंदी की, अगर बात करें पूर्वी हिंदी की तो नंबर 2 पे अपभ्रंश आती है अर्धमागधी अपभ्रंश। क्या आती है मेरे दोस्तों? अर्धमागधी अपभ्रंश। और अर्धमागधी अपभ्रंश से आपकी जो भाषा बनी थी उसका नाम है मेरे दोस्तों पूर्वी हिंदी। कौन सी भाषा बनी थी? पूर्वी हिंदी उपभाषा बनी है। समझ में आया मेरे कहने का मतलब क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का विकास शोर सेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? पूर्वी हिंदी का नहीं हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों। कौन सी अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता इनमें से, यही प्रश्न है और इस प्रश्न की दूसरी भाषा मैं बोल रहा हूं, मौखिक की ध्यान रखना, उपयुक्त विकल्पों में या उपयुक्त विकल्पों में चुनिए, उपयुक्त विकल्पों में जो आपके समक्ष ऊपर प्रश्न में विकल्प दिए हैं उन्हीं में से प्रश्न की दूसरा, ये प्रश्न 1 था, प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दूसरा सुनना। उपयुक्त विकल्पों में अर्धमागधी अपभ्रंश से है दोस्तों, अर्धमागधी अपभ्रंश से निर्माण हुई उपभाषा है। बताइए, ऊपर 2 दिए गए विकल्प हैं, उनमें से ऐसी कौन सी उपभाषा है जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है? तो दोनों ही प्रश्नों के जवाब में आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पूर्वी हिंदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पूर्वी हिंदी। तो अपभ्रंश भाषा के कितने रूप हमें पता चल चुके अभी? 2। पहला चला कौन सा? शोर सेनी अपभ्रंश। इससे कौन कौन सी उपभाषाएं बनी? पश्चिमी हिंदी बनी, गुजराती बनी और राजस्थानी बनी। दूसरा अपभ्रंश आ गया हमारा कौन सा? अर्धमागधी अपभ्रंश। और अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा बनती है? एकमात्र अपभ्रंश भाषा, एकमात्र अर्धमागधी अपभ्रंश से बनी हुई उपभाषा है दोस्तों आपकी कौन सी? पूर्वी हिंदी। कौन सी है? पूर्वी हिंदी। अब चलते हैं हमारे अगले अपभ्रंश पर। अगला अपभ्रंश है आपका कौन सा? मागधी। अगला अपभ्रंश है आपका कौन सा दोस्तों? मागधी अपभ्रंश। नंबर 3 पर अपभ्रंश के रूप हैं, इधर तो अपभ्रंश के रूप हैं, अपभ्रंश के रूप, और इधर हम लिख रहे हैं क्या? उनकी उपभाषाएं। इधर क्या लिख रहे हैं दोस्तों? उपभाषाएं। प्रश्न यही तो है, बिंदु यही है, हिंदी भाषा और उसकी उपभाषाएं। तो पता तो चले कौन सी उपभाषा कौन सी अपभ्रंश से बनी है। तो तीसरी अपभ्रंश आती है दोस्तों आपके कौन सी? मागधी अपभ्रंश।
तीसरी अपभ्रंश क्या आती है दोस्तों? आपके मागधी अपभ्रंश आती है। कौन सी आती है दोस्तों? मागधी अपभ्रंश। और जब आपको पूछ लिया जाए कि मागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी, अर्थात मगध के प्रदेश की भाषाएं, मगध प्रदेश की भाषाएं, बिल्कुल मगध प्रदेश की भाषाओं में अब आपसे पूछा जा रहा है कि मागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी हिंदी की उपभाषाओं का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसमें नाम आएंगे आपके क्या? बिहारी, इसमें आपके नाम आएगा क्या? उड़िया, इसमें आपके नाम आएगा दोस्तों बंगला, और एक नाम आता है आपका कौन सा? असमिया। ये आपकी उपभाषाएं जो हैं वे बनी हैं आपकी दोस्तों मागधी अपभ्रंश से। यदि पूछ लिया जाता है मागधी अपभ्रंश से बनी हुई भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया। प्रश्न के विकल्प उसी प्रकार से दे देगा, निम्न में मागधी अपभ्रंश से निर्मित भाषा नहीं है। 3 विकल्प इनमें से उठा लेगा, एक आपका शोरसेनी अपभ्रंश में से उठा दिया। प्रश्न में विकल्प ना दिया, बिहारी, उड़िया, बंगला और पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी है शोरसेनी अपभ्रंश से बनी हुई। या ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है आपको क्या, बिहारी उपभाषा कौन सी अपभ्रंश से बनी है, या बिहारी भाषा कौन सी अपभ्रंश से बनी है, तो मागधी अपभ्रंश से। बंगला, उड़िया या आपके असमिया भाषा भी पूछे कि कौन सी अपभ्रंश से बनी है दोस्तों, तो ये सारी की सारी भाषाएं कौन सी अपभ्रंश से बनी है मेरे दोस्तों? ये सारी की सारी बनी है आपके मागधी अपभ्रंश से। कौन सी से बनी है? मागधी अपभ्रंश से। अब अगली आती है आपकी कौन सी? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। कौन सी आती है भाई? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से बनी हुई एकमात्र अपभ्रंश भाषा, उपभाषा है, वह है कौन सी? मराठी भाषा। कौन सी है दोस्तों? मराठी भाषा है। मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से होता है। कौन सी से होता है? मराठी अपभ्रंश से होता है। तत्पश्चात अपभ्रंश का रूप आता है दोस्तों आपके कौन सी? ब्राचड़। कौन सी आती है? ब्राचड़ अपभ्रंश। और ब्राचड़ अपभ्रंश से हिंदी की कौन सी उपभाषा बनती है, तो हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पर बनती है आपके सिंधी भाषा। कौन सी बनी थी दोस्तों? सिंधी भाषा। कौन सी से बनी है? ब्राचड़ से बनी है। सिंधी भाषा कौन सी से बनी है? ब्राचड़ से बनी है। सिंधी भाषा कौन सी से बनी है दोस्तों? ब्राचड़ अपभ्रंश से बनती है। अगली अपभ्रंश आती है आपके पैशाची। पैशाची अपभ्रंश हैं। पैसाची, पैसे पैसाची, पैसे पैसाची दोस्तों। और आपसे पूछ लिया जाए पैसाची अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाओं, उपभाषाओं का निर्माण हुआ है, तो ध्यान रखना, एक तो आती है इसमें लहंदा, एक तो क्या आती है? लहंदा, और एक आती है दोस्तों पंजाबी। एक तो क्या आती है? लहंदा, और एक कौन सी आती है दोस्तों? पंजाबी उपभाषा का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है? पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। कौन सी से हुआ है भाई? पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अगली अपभ्रंश की हम बात करें तो अगली है आपकी कौन सी? दर्द अपभ्रंश। और दर्द का नाम, दर्द हमेशा कौन सा देता रहता है? हमारे दर्द में राज्य कौन सा रह रहा है? कश्मीर। कौन सा रहता है दोस्तों? कश्मीर। तो आप कह सकते हो इससे बनने वाली अपभ्रंश का नाम क्या है? कश्मीरी। कौन सी है अपभ्रंश? ये दर्द अपभ्रंश। दर्द अपभ्रंश से बनने वाली कौन सी उपभाषा है दोस्तों? कश्मीरी। कश्मीरी का विकास हुआ है कौन सी से? दर्द अपभ्रंश से। कौन सी से हुआ है? दर्द अपभ्रंश से। और अंतिम जो आती है वह आती है आपके खस। कौन सी आती है? खस अपभ्रंश। और खस अपभ्रंश से बनती है जो भाषा, उसका नाम क्या है दोस्तों? पहाड़ी। कौन सी बनी है? पहाड़ी उपभाषा बनी है। तो आपको पता चल चुका, इन दोनों के दोनों हमें अभी अभी देखा। एक तो क्या? अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि 1050 या हम कहें कि 500 से 1050 के बीच का समय है। 500 से 1050 के बीच का समय जिसमें प्राकृत विकास पा रही है और अपभ्रंश बन रही है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, ये जो समय है ये इसमें कौन से ने विकास किया? अपभ्रंश में। प्राकृत ने कब किया? इस समय। और इसने कब किया? 500 से। पाली में अगर आपसे पूछे कि 500 ईस्वी पूर्व से, 500 ईस्वी पूर्व से अगर आपसे कहा जाए कि 0 तक, या हम कहें 0 तक या 500 तक, इसमें कौन सी भाषा ने डेवलप किया? तो पाली भाषा ने। तत्पश्चात
जो भाषा का विकास का समय होता है उसमें अगली भाषा का विकास शुरू हो जाता है। जैसे अपभ्रंश का समय है 1050, तो 1050 तक अपभ्रंश पूर्ण विकसित हो चुकी थी और हिंदी भाषा ने अपना विकास आरंभ कर दिया था। जैसे कि हमने अपभ्रंश के बहुत सारे क्या पढ़े हैं दोस्तों, रूप पढ़े हैं। ये रूप आपके साथ क्लियर हो चुके। सबसे पहले शोरसेनी, शोरसेनी से 3 उपभ्रंश, 3 उपभाषाएं बनी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी। अर्धमागधी से बनती है पूर्वी हिंदी। फिर आया मागधी से बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया। फिर आती है महाराष्ट्री से मराठी, ब्राचर से अपभ्रंश, पैसाची से लहंदा और पंजाबी, दरद से कश्मीरी और खस से आती है आपकी दोस्तों कौन सी, पहाड़ी अपभ्रंश आती है। कौन सी आती है दोस्तों, आपकी पहाड़ी अपभ्रंश आती है। क्लियर। तो यह तो हमें पता चल चुका हिंदी का विकास और हिंदी की उपभाषाएं। अब बात करते हैं हमारा जो आज का अंतिम चर्चित बिंदु रहेगा, कौन सा, हिंदी की बोलियां। क्या रहेगा, बोलियां। हिंदी की बोलियां। दोस्तों हिंदी की बोलियां जो हैं उनका विकास किससे हुआ है, तो हम जाहिर सी बात है एक लाइन यहां पर लिख लेंगे, बोलियों का विकास अपभ्रंश से क्या बनी, उपभाषा, और उपभाषाओं से क्या हुआ है, उपभाषाओं से हुआ है। किससे हुआ है, उपभाषाओं से। ठीक है। बात करें इतिहासकार नगेंद्र की, बात करें हिंदी साहित्य का इतिहास जो नगेंद्र ने लिखा, उन्होंने ये कहा कि 5 उपभाषाओं से, हिंदी की 5 उपभाषाओं, हिंदी की 5 उपभाषाओं से 17 बोलियां, कितनी दोस्तों, 17 बोलियां विकास प्राप्त करती हैं, विकास प्राप्त करती हैं, विकास प्राप्त करती हैं। 5 तो क्या हो गई हैं, मुख्य अपभ्रंश भाषाएं, और 17 क्या है दोस्तों, उनकी बोलियां हैं। जल्दी से हम उनके नामोल्लेख और कर लेते हैं। सबसे पहली ले लेते हैं हम कौन सी दोस्तों, आपके पश्चिमी हिंदी। अभी अभी हमने उपभाषा पढ़ी थी ना, पश्चिमी हिंदी। अब ये तो पता है ना पश्चिमी हिंदी का विकास कौन सी अपभ्रंश से हुआ दोस्तों, तो पश्चिमी हिंदी का विकास कौन सी अपभ्रंश से हुआ था, शोरसेनी अपभ्रंश से। कौन सी से हुआ, शोरसेनी अपभ्रंश से। और पश्चिमी हिंदी से विकसित होने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं दोस्तों, तो हम उन बोलियों के नामोल्लेख जरूर करेंगे। देखो सबसे पहले आती है आपके क्या, कोरवी। सबसे पहले क्या आती है दोस्तों, कोरवी। कोरवी के बाद में आती है आपके हरियाणवी, हरियाणवी, हरियाणवी। हरियाणवी के बाद में आती है आपके ब्रज, ब्रज के बाद में आती है आपके बुंदेली। ब्रज के बाद में कौन सी आ जाती है दोस्तों, बुंदेली। बुंदेली के बाद में एक आती है आपके कन्नौजी। कौन सी आती है दोस्तों, कन्नौजी। ये आपके 5 बोलियां, ये आपकी कितनी बोलियां हो गई दोस्तों, 5, 1 2 3 4 और 5। 5 बोलियां एक अपभ्रंश, एक उपभाषा कौन सी से बनी है, पश्चिमी हिंदी से। क्लियर। दूसरी आती है आपके क्या, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का विकास कौन सी अपभ्रंश से हुआ, अभी अभी हमें पता चला है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। कौन सी से हुआ है दोस्तों, अर्धमागधी अपभ्रंश से। और अर्धमागधी अपभ्रंश से बनी हुई पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं, तो देखो अवधी, बघेली और एक है छत्तीसगढ़ी। एक कौन सी है दोस्तों, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 6ठे नंबर, ये 7वीं हो गई, और ये कौन सी हो गई दोस्तों, आपके 8वें नंबर पर। क्लियर। नंबर 3 पे आपकी उपभाषा आती है दोस्तों, जिसको हम कह सकते हैं क्या, राजस्थानी। कौन सी है दोस्तों, राजस्थानी। और राजस्थानी में राजस्थान प्रदेश की बोलियां, राजस्थान प्रदेश की बोलियां कौन सी, जैसे मेवाती, अलवर वाले क्षेत्र की कौन सी है, मेवाती है। मेवाती के बाद में जैसे मालवी, मेवाती जैसे मालवी। और एक है आपके कौन सी, मारवाड़ी। और एक कौन सी है आपके, ढूंढाड़ी। एक कौन सी है दोस्तों, ढूंढाड़ी भाषा। एक कौन सी है, ढूंढाड़ी भाषा। एक कौन सी है दोस्तों, ढूंढाड़ी। यह है आपके 9वीं बोली हो गई, यह है 10वीं हो गई, यह है 11वीं और यह है 12वीं। क्लियर।
चौथी जो उपभाषा है जिसको हम कह सकते हैं पहाड़ी भाषा, पहाड़ी उपभाषा। पहाड़ी का किससे हुआ था दोस्तों? पहाड़ी का विकास किससे हुआ है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, खस अपभ्रंश से विकास हुआ था पहाड़ी का। और पहाड़ी में मुख्य रूप से तो 3 हैं, कौन कौन सी? कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। पर नेपाली को नहीं गिनके हम 2 को ही, नगेंद्र ने जो विकल्प दिए हैं 2 ही नाम हमारे समक्ष प्रस्तुत किए। एक तो नाम रखा कौन सा? कुमायूनी, कुमायूं अर्थात कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय बिल्कुल रानीखेत की तरफ का, ग्वालदाम, रानीखेत, नैनीताल की तरफ का, यह कौन सा होता है दोस्तों? आपका कुमाऊं वाला हिमालय है। और हम बात करें रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, आपके बद्रीनाथ की तरफ का जो है वह गढ़वाल का हिमालय है। कौन सा है? गढ़वाल का हिमालय है। एक आपका टिहरी क्षेत्र भी निकल जाता है। ये सारे के सारे कुमायूनी और एक आपका गढ़वाली। दोस्तों यह आपके उत्तराखंड की भाषाएं हो गई एक प्रकार से, या उत्तराखंड राज्य के हम बात करें उत्तरांचल या इस जो उत्तरी या हम हिमालय के आसपास का क्षेत्र है वहाँ की भाषाएं हो गई दोस्तों। अगली जो अपभ्रंश आती है ये देखो कौन से नंबर की हो गई? 13वीं, और यह हो गई आपके 14वीं की बोली। अब आती है आपके कौन सी? बिहारी। नगेंद्र के अनुसार 5वीं महत्वपूर्ण उपभाषा कौन सी है? बिहारी। और बिहारी से कौन कौन सी बनी? देखो एक तो बनी मैथिली, एक तो कौन सी बनी दोस्तों? मैथिली। एक कौन सी बनी? भोजपुरी। एक कौन सी बनी दोस्तों? भोजपुरी। और एक बनी है आपके मगही। एक कौन सी बनी है? मगही। 15, 16 और 17। ये इस प्रकार से नगेंद्र ने कहा था कि कुल हिंदी भाषा के अपभ्रंश के विकास में 5 तो उपभाषाएं हैं और 17 क्या हैं? आपकी बोलियां। अब इनका विकल्प कैसे बना सकता है? प्रश्न सुनना, जैसे निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का विकास या कौन सी बोली का विकास राजस्थानी उपभाषा से नहीं हुआ? मेवाती, मालवी है, मारवाड़ी और भोजपुरी। तो भोजपुरी नहीं हुआ क्योंकि भोजपुरी का विकास कौन सी उपभाषा से हुआ है? बिहारी से। 3 विकल्प बिहारी के उठा करके एक आपका पश्चिमी हिंदी का डाल सकता है जिसमें आपके कोरवी, हरियाणवी, ब्रज बुंदेली और कन्नौजी भाषा शामिल होती हैं दोस्तों। तो यह इस प्रकार से भाषाओं का क्या है? आपका एक विभाजन आता है। अब जो पश्चिमी हिंदी होती है दोस्तों, ध्यान देना, जो पश्चिमी हिंदी भाषा है हमारी, इस पश्चिमी हिंदी का जो विकसित रूप हुआ वह हुआ आपका कौन सा? खड़ी बोली। कौन सा हुआ? खड़ी बोली। कौन सा हुआ दोस्तों? खड़ी बोली विकसित रूप हुआ। पश्चिमी हिंदी का जो विकसित रूप हुआ वह दोस्तों कौन सा हुआ? खड़ी बोली हुआ। बहुत बार परीक्षाओं में भाषाओं का विकास तो हमें पता चल चुका कि कैसे 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 भाषाएं बनी है, हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी की उपभाषाएं कौन सी है और हिंदी की बोलियां कौन सी है। ये सब बातें तो हमें पता चल चुकी दोस्तों, ये सब बातें तो हमें पता चल चुकी। लेकिन अब यदि हमें बात की जाए कि पश्चिमी हिंदी का डेवलप रूप या विकसित रूप कौन सा है? खड़ी बोली। तो इस खड़ी बोली को विकास किसमें प्राप्त हुआ है? आधुनिक काल में। किस में प्राप्त हुआ? आधुनिक काल में प्राप्त हुआ। और आधुनिक काल की बात की जाए, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 2-3 मिनट की महत्वपूर्ण वार्ता और रही है हमारी है। तो आधुनिक काल में हम बात करें तो 1900 के बाद का समय है, 1900 के बाद का समय, 1900 के बाद का समय जो आधुनिक काल कहा जाता है, जिसे भारतेंदु ने क्या कहा? भारतेंदु ने गद्य काल नाम दिया है। भारतेंदु ने क्या कहा? गद्य काल, या हम कहें इनको भारतेंदु युग, या इसको भारतेंदु युग का पर्याय भी कहा गया है। इस समय हिंदी में खड़ी बोली या हम कहें हिंदी में इस समय गद्य का आविर्भाव होने लग गया था, जिसमें आपके आरंभ में, जिसमें हम बात करें आरंभ में, अगर बात करें खड़ी बोली या गद्य की रचना, तो देखो एक गंग कवि है, चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा, यह गंग कवि द्वारा लिखित, किसके द्वारा लिखित है दोस्तों? गंग कवि द्वारा लिखित। इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रथम खड़ी बोली की रचना क्या कहा जाता है दोस्तों? खड़ी बोली की रचना
कहा गया। इसे क्या कहा गया? खड़ी बोली की प्रथम रचना कहा गया है। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि के द्वारा लिखी गई थी। इसका समय भी पूछ सकता है। समय आपका है दोस्तों 1570 में। कब लिखी गई थी ये? 1570 में। अब आप ये कहोगे कि सर आपने तो कहा विकास हुआ 1900 के बाद में। नहीं दोस्तों, रचनाएं कहाँ कहाँ से आरंभ हो गई थी मिलना। लेकिन अगर बात करें खड़ी बोली की, तो खड़ी बोली के योगदान में देखो फोर्ट विलियम कॉलेज का महत्वपूर्ण योगदान है। लेखक चातुष्टय का महत्वपूर्ण योगदान है। लेखक चातुष्टय का मतलब कौन सा हुआ? प्रेमलाल, हाँ बिल्कुल, प्रेमलाल, सदासुखलाल, इंसा अल्लाह खान, हाँ, जिन्होंने इंसा अल्लाह खान रानी केतकी की कहानी, प्रेमलाल, प्रेम सागर, सुख सागर सदा सुख लाल का, सदा सुख लाल या नियाज जिसके नाम से जाने जाते हैं। तो ये रानी चंद्रावती की कहानी या उदयभान चरित जिन्होंने लिखा था। तो ये जो 4 लेखक चातुष्टय के नाम से जाने जाते हैं, ये खड़ी बोली के आरंभिक लेखक भी कहे जाते हैं। हालांकि ये बात और है कि इनको किसी ने, ग्रियर्सन ने जैसे टकसाली भाषा कहा है, खड़ी बोली को अनेक नामों से संबोधित किया गया। ये सब बातें दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास की हैं, जो हमारे सब्जेक्टिव में आती हैं, ऑब्जेक्टिव में नहीं आती। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो हमारा हिंदी भाषा का विकास है, जिसका विकास क्रम मैंने आपके साथ क्या किया है दोस्तों? साझा किया है। क्लियर हुई बात? अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्या उद्देश्य बनता है? जो मैंने आपको इस तरीके से एक भाषाओं के जो चार्ट आपको प्रस्तुत किए हैं कि हिंदी का विकास कैसे हुआ है, संस्कृत, वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, फिर सौरसेनी अपभ्रंश के बाद में उसका ही पश्चिमी हिंदी से कौन सी आ गई? खड़ी बोली आ गई। वो बोलियां कौन कौन सी हैं, उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, आप इनका बार बार रिवीजन करना, बार बार इनको प्रश्नों का जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से प्रश्नों के माध्यम से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर? तो आशा करता हूँ यह वाला कंसेप्ट आपके बहुत समझ में आया। फिर से मिलेंगे किसी नए बिंदु के साथ। तब तक दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।